हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अभी हम अपने बायोटेक को कंटिन्यू करते हैं और हम आ पहुँचे हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स पर। जो लास्ट वीडियो था हम उसमें एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने बोला था कि एंजाइम्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने क्लीवेज एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था जो कि काटने के काम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीसरे टाइप के एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। व्हाट आर दीज एंजाइम? जैसे कि इनके नाम से समझ में आ रहा है, यानी ये कुछ सिंथेसिस करते हैं, किसी चीज़ के सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में काम आते हैं। व्हाट दीज एंजाइम्स डू? दे simply are used to synthesize new strands of DNA and complementary to existing DNA और RNA template। ये नए DNA strands का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कैसे DNA strands बनाते हैं? जो existing DNA या RNA template के complementary हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो देखो, एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास DNA है, ये मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है ATGC, ओके। नाउ अब यहाँ पर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री ए का क्या होता है? टी होता है, टी का ACG। नाउ अब यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी कारणवश ये यहाँ से ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स हट जाएं, ठीक है। अब इसका मतलब ये पार्ट रहा नहीं, समझ रहे हो? यहाँ से मान लो रेस्ट्रिक्शन हो गया, कोई एंजाइम आके काट गया, ठीक है। अब क्या होगा? ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स क्या करेंगे? यहाँ पर इसको रिपेयर कर देंगे और इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर नया स्ट्रैंड बना देंगे। मान लो ये पूरा गायब हो जाए तो ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम क्या करेंगे? इस पूरे के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर नया स्ट्रैंड बना देंगे। तो ये क्या बन चुका है? दिस इज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री टू ए, टी आएगा, TAGCCG। यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बन गया। तो ये किसने किया है? ये सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स ने काम किया है। नाउ सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं, एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, एक डीएनए पॉलीमरेजेस। एक होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, एक डीएनए पॉलीमरेजेस। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस क्या होते हैं यार? छोटी सी बात है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस हेल्प करते हैं, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन द आरएनए टेम्पलेट्स। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आपने कई दफ़ा वायरस के अंदर इस टर्मिनोलॉजी का नाम सुना होगा, इस चीज़ का नाम सुना होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो जाना। किस में? जैसे आरएनए डीएनए, डीएनए आरएनए, दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? ये आरएनए के टेम्पलेट पर हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा आरएनए टेम्पलेट पर। देन दूसरे पे आते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस। ये क्या करते हैं? ये डीएनए के स्ट्रैंड पर डीएनए का ही टेम्पलेट लगाते हैं, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स ऑन द डीएनए टेम्पलेट। यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या है? यहाँ पर आरएनए का स्ट्रैंड है और आरएनए का टेम्पलेट है और डीएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेजेस में क्या होगा? डीएनए का टेम्पलेट होगा, डीएनए का ही नया स्ट्रैंड बनेगा। सिंपल सी बात है, वैसे कोई ज़्यादा जोर देने लायक बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कौन से एंजाइम थे? क्लीवेज एंजाइम्स थे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चैप्टर में वही है। देन जानी सुन, जॉइनिंग एंजाइम्स। जॉइनिंग एंजाइम्स क्या काम करते हैं? ज्वाइन करने का, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर ग्लूज भी बोलते हैं। जॉइनिंग एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लूज बिकॉज क्या करते हैं? दीज एंजाइम्स हेल्प इन द जॉइनिंग ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। फॉर एग्जांपल डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो ज्वाइन करने में काम आता है। किसको ज्वाइन करने में काम आता है? डीएनए फ्रैगमेंट्स को, बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने में काम आता है डीएनए लाइगेज। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर ग्लू। ये जो डीएनए लाइगेज है ना, इट इज़ फ्रॉम इकोलाई, इज यूज टू ज्वाइन डीएनए फ्रैगमेंट। ये इकोलाई से ऑब्टेन होता है।
इसके बारे में बोला गया कि जो डीएनए लाइगेज है ये इकोलाई से ऑब्टेन होता है और ये डीएनए फ्रैगमेंट को ज्वाइन करने में काम आता है, also known as molecular glues. Then on the number 5 we have alkaline phosphatases. We have alkaline phosphatases. ये alkaline phosphatase क्या होते हैं? ये कट ऑफ करते हैं. These cut off phosphate group from the 5' end of linearized circular DNA. देखो एक सर्कुलर डीएनए था, ऐसे कुछ समझो, ये एक सर्कुलर डीएनए था, ठीक है. फिर उसके बाद में मैंने इसको काट दिया, ठीक है. अब ये मैंने जब इसको एक एंड से यहाँ से बीच में से कुछ काटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ला करके, अब ये कैसा हो सकता है? ये एक लीनियर डीएनए हो चुका है, ये एक लीनियर डीएनए हो चुका है, ठीक है. लीनियराइज्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे इसी को बोला गया है. अब ये लीनियर हो चुका है, ठीक है. अब एक बात बताओ, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के यहाँ काटेगा तो वो तो स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन भी करेगा ना. स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड बनते हैं. मैंने बोला था एक बार कटने से 2 स्टिकी एंड 2 कोहेसिव एंड बनते हैं, ठीक है. सो ये स्टिकी एंड बनेंगे तो इनकी टेंडेंसी होगी कि वापस ये क्या करें, जुड़ जाएं. वापस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं ही, तो ये वापस जुड़ जाएं और कंप्लीट सर्कुलर डीएनए का वापस फॉर्मेशन कर लें. इसीलिए वहाँ पर जहाँ पर हमने क्या किया होता है, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया होता है, काटा होता है डीएनए को, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल देते हैं. और ये एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है. ये वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है 5' एंड की वजह से, जिस 5' एंड पर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से ये लीनियराइज सर्कुलर डीएनए प्रिवेंट हो जाता है रीसर्कुलराइजेशन से. मतलब वापस रीसर्कुलराइजेशन नहीं कर सकता ये. देन व्हाट इज व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए? व्हीकल डीएनए, वेक्टर डीएनए क्या होता है? डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट इज कॉल्ड व्हीकल या फिर वेक्टर डीएनए. नाउ व्हाट इज व्हीकल डीएनए? ये वो डीएनए है, डीएनए विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग अ फ्रैगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ सुटेबल होस्ट. यानी फॉरेन डीएनए को किसी सुटेबल होस्ट में लेके जाना. कहाँ से कहाँ? किसी फॉरेन डीएनए को किसी सुटेबल होस्ट में लेकर जाना. दिस इज वेक्टर डीएनए और व्हीकल डीएनए. ओके, नाउ अब तुम्हें एक बात बताऊं क्या, जो बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, बैक्टीरियाज, उनके अंदर ये प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज. अब प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. और बैक्टीरियोफेज डीएनए क्या? जो बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस. तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वायरस, तो वो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है. तो ये जो दोनों है ना, एक बैक्टीरियोफेजेस एंड प्लाज्मिड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल. मतलब इनके पास एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट करें विदाउट द कंट्रोल ऑफ या फिर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. यानी ये अपने आप डिवाइड करते रहते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए का इन पर जोर नहीं चलता. Then there are some features required to facilitate cloning into a vector. There are some features required to facilitate cloning into a vector. अब है ना, कुछ फीचर्स होने चाहिए, कुछ फीचर्स होने चाहिए प्लाज्मिड के अंदर, कुछ फीचर्स होने चाहिए प्लाज्मिड के अंदर जिस जो ये शो करें, जिनकी वजह से ये हो कि हम उसके अंदर क्लोनिंग कर सकते हैं वेक्टर के थ्रू. ये चीज़ क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ फीचर्स होने चाहिए प्लाज्मिड में. मतलब हमने जो होस्ट चूज़ किया उसके प्लाज्मिड में कुछ फीचर्स ऐसे होने चाहिए जिनकी वजह से हमें ऐसा लगे कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर जो होस्ट है, ये पर्टिकुलर जो प्लाज्मिड है यार, इट इज़ सूटेबल फॉर, मतलब ये सूटेबल है हमारा काम कराने के लिए. तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं. सर वो फीचर्स कहाँ हैं, लिखे तो नहीं हुए? तो वो फीचर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.